हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि बिहार एस्टेट स्पेशल होगी, जिसमें हम लोग अनिवार्य विषय जो कि सबके लिए कंपलसरी है, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताएं, उसके टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपके एस्टेट माध्यमिक और एस्टेट उच्च माध्यमिक दोनों के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए और साथ ही अपने मार्क्स भी काउंट करिए ताकि आपको आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी का पता चल सके। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर, सेकंड है अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, थर्ड है एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। तो इन चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शन कौन सा है जो शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित कर सकता है? 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षक का कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को स्व अध्याय में सहायता करना, सेकंड है विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना। तो एक टीचर का क्या कार्य है और आपको पॉजिटिव वे में जवाब देना है। 2 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन है मानव अनुभव, सेकंड है शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, थर्ड व्यावसायिक संगठन, एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। करेक्ट आंसर होगा 3 का हमारा ऑप्शन 1, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत मानव अनुभव है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को, सेकंड प्रशासकों को, थर्ड पाठ्य पुस्तक लेखक को, एंड फोर्थ ऑप्शन है समाज को। तो शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में जो प्राथमिक दायित्व होता है वो किनके द्वारा निर्वाह किया जाना चाहिए, ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा 4 का हमारा ऑप्शन डी, समाज को। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक के द्वारा, सेकंड सामान्य व्यक्ति द्वारा, थर्ड विषय वस्तु के आधार पर, एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। तो किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किनके द्वारा किया जाना चाहिए, ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा 5 का हमारा ऑप्शन डी, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाले क्रियाओं के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, सेकंड है कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, थर्ड जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना। 6 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है, यानी कि जो अनुपयुक्त है वो चूज करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको बालक को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना, सेकंड है बालकों में पढ़ने, लिखने, बोलने एवं सुनने की दक्षताओं का विकास करना, थर्ड है बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना, तो ऑप्शन है बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना। तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, सेकंड है शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं, थर्ड है प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, एंड फोर्थ ऑप्शन है शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना। तो नर्सरी स्कूल्स जो होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए बताइए।
करेक्ट आंसर होगा 8 का हमारा ऑप्शन 1, शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है महाविद्यालय, सेकंड हायर सेकेंडरी स्कूल, थर्ड प्राथमिक विद्यालय एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। 9 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, नर्सरी स्कूल एवं किंडरगार्टन। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, सेकंड मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, थर्ड व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना एंड फोर्थ ऑप्शन निरक्षरता उन्मूलन। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, निरक्षरता उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है। तो जो इन चारों ऑप्शंस में बेस्ट है वो चूज करना है आपको। फर्स्ट है, क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं। सेकंड है, क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं। थर्ड, क्या विद्यालय की परिस्थितियां अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में सफल हुई है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। करेक्ट आंसर होगा 11 का हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है। फर्स्ट ऑप्शन है समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना, सेकंड है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपीय गुणों में परिवर्तित करना, थर्ड उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना एंड फोर्थ ऑप्शन है आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों का कक्षा में समावेश करना। 12 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप, सेकंड है सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले, थर्ड विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले एंड फोर्थ ऑप्शन है युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। तो आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुसार, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अकॉर्डिंग विद्यालय किस तरीके के होने चाहिए, इन चारों ऑप्शंस में से चूज करिए। करेक्ट आंसर होगा 13 का हमारा ऑप्शन डी, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, सेकंड है शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां, थर्ड विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन। 14 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अध्ययन कार्यक्रम, सेकंड सामान्य शिक्षा, थर्ड वैकल्पिक विषय एंड फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षा। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सामान्य शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए, सेकंड है छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किए जाए, थर्ड छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको कि छात्र को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। 16 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है सोशल साइंसेज का पर्यायवाची, सेकंड है एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से है, थर्ड सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द एंड फोर्थ ऑप्शन है सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द।
तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि वर्तमान समय में सोशल स्टडीज जो है उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या माना जाता है। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एक ऐसा विषय जिसका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंधों से हो। क्वेश्चन नंबर 18, विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है परिपक्वता द्वारा, सेकंड पोषण द्वारा, थर्ड ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के द्वारा, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली विकास की जो प्रक्रिया है उसके लिए परिपक्वता होना भी आवश्यक है और पोषण का होना भी आवश्यक है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथियां, सेकंड मानसिक योग्यता एवं यौन भिन्नता, थर्ड पोषण एवं वातावरण, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा 19 का हमारा ऑप्शन डी, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों ही आएंगे, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपको, इन चारों में से एक जो इनकरेक्ट है उसे चूज करना है आपको। फर्स्ट है लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। सेकंड है लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती है। थर्ड है मानसिक रूप से लड़के लड़कियों की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों जो कथन है, तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, सेकंड है मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, थर्ड शारीरिक और मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है बौद्धिक विकास उचित ढंग से होता है। तो जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों ही उचित ढंग से होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, संतुलित आहार में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन और प्रोटीन, सेकंड है कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, थर्ड वसा, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, संतुलित आहार में ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों ही आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे है। फर्स्ट ऑप्शन है घर में बच्चों की संख्या, सेकंड है शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध, थर्ड ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे है घर में बच्चों की संख्या और शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो फर्स्ट ऑप्शन है इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा, सेकंड है इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा, थर्ड इससे बालक में असुरक्षा की भावना आएगी, एंड फोर्थ ऑप्शन है इससे बालक का नैतिक विकास अवरुद्ध होगा। तो यदि विद्यालय में पक्षपात किया जाता है, ठीक है, विद्यालय के जो लोग हैं, जो टीचर है वो बायस्ड है, तो इसका असर क्या होगा बच्चों पर ये बताना है आपको। 24 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा यानी कि बाधित होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे के फर्स्ट ऑप्शन है पर्यायवाची है, सेकंड विलोमार्थक है, थर्ड भिन्न है, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 25 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या फिर कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है या फिर जा सकते हैं। पहला कथन है कि कुछ स्कूटर ट्रक है, दूसरा कथन है कि सभी ट्रक रेलगाड़ी है। निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ स्कूटर रेलगाड़ी है, एंड सेकेंड निष्कर्ष है कि कोई ट्रक स्कूटर नहीं है। ऑप्शन है आपके कि निष्कर्ष 1 सही है,
सेकंड है निष्कर्ष 2 सही है, थर्ड न तो 1 और न ही 2 सही है, एंड फोर्थ ऑप्शन है कि 1 एंड 2 दोनों सही है। तो इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। कुछ स्कूटर ट्रक हैं, तो यहाँ पे कुछ स्कूटर है जो ट्रक है, और दूसरा कथन है कि सभी ट्रक रेलगाड़ी है, तो सभी ट्रक रेलगाड़ी है। तो अब निष्कर्ष को देख लेते हैं कि कुछ स्कूटर रेलगाड़ी है, तो बिल्कुल कुछ स्कूटर जो है वो तो ऑलरेडी रेलगाड़ी में आ ही रहे हैं, इसलिए निष्कर्ष 1 तो सही है ही। दूसरा है कि कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ट्रक तो स्कूटर में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 को सॉल्व करने के लिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। क्वेश्चन नंबर 27 ZLN, RTV, ZBD, फिर आगे का जो क्रम है उसको हमें पूरा करना है। तो इसको जब हम +8 करेंगे, यहाँ से Z को जब हम +8 करेंगे तो यहाँ पे R आ जाएगा, और फिर जब हम +8 करेंगे तो फिर Z आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब हम Z के आगे +8 करेंगे तो H होगा यहाँ पे। फिर L के ऊपर जब हम +8 करते हैं तो T आएगा, और फिर T +8 करेंगे तो फिर B आ जाएगा, B +8 करेंगे तो J आएगा। ठीक इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन B हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 XB, BA, Z के फिर आगे का अनुक्रम हमें पूरा करना है। ऑप्शंस हैं MP, फिर VS, फिर VZ और फिर UD। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर X और B का अंतर +4 का है, फिर B और J के बीच का अंतर +8 है, और फिर इसी तरीके से आगे हम J +12 अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे अंतर B के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर B और A के बीच 5 है अंतर, और फिर A से K के बीच में 10 का अंतर है। तो फिर इसी तरीके से जब हम अंतर को बढ़ाएंगे तो फिर 15 का अंतर करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन B हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 यदि कल मंगलवार था तो आज के 10वें दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। फर्स्ट ऑप्शन है शुक्रवार, सेकंड रविवार, थर्ड सोमवार एंड फोर्थ ऑप्शन है शनिवार। तो चूंकि कल मंगलवार था इसलिए आज का दिन मंगलवार +1 यानी कि बुधवार, इसलिए बुधवार +10 बराबर है शनिवार। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 1, 2, थर्ड एंड फोर्थ सबको देखो तो सब में सबसे पहले सी दिया गया है, तो इसमें तो कुछ अरेंज करना नहीं है। फिर ओ है, और फिर अगर हम ABCD पढ़ना शुरू करें तो ABCDEFGHIJKL, ठीक है, L आएगा, इसलिए सबसे फर्स्ट में तो 1 आ जाएगा। फिर MNOP, तो यहाँ पे N सेकंड में आ जाएगा ये, और फिर N, फिर ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा। तो ऐसा किस में अरेंज किया गया है वो देख लेते हैं। तो 1, फिर 4, और फिर 2 और फिर 3, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 एक विशिष्ट कोड भाषा में टेप रिकॉर्डर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रिपोर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टी के लिए इस साइन का यूज किया गया है, फिर ए के लिए हैच का यूज किया गया है, पी के लिए एंड का यूज किया गया है, ई के लिए एडिलेट का यूज किया गया है। कुछ इसी तरीके से इसको लिखा गया है। तो जब हम इसी साइन में रिपोर्ट को लिखेंगे, यानी कि जिस शब्द के लिए जिस साइन का यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सेट करेंगे तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो खाली जगह दिया गया है आपको उसको भरना है। तो यहाँ पे जब हम 13 का स्क्वायर निकालते हैं तो 169 आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको पलट देंगे, यानी कि 13 के जगह पर अगर हम इसको 31 कर देंगे तो फिर अगर हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 961 आएगा, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम 15 का करते हैं तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 32 का हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 225 यहाँ पे बीच में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 यदि स्टार का अर्थ जोड़ है, एंड का अर्थ भाग है, एडिएट का अर्थ गुना है और प्रतिशत का अंक घटाना है
तो यहाँ पे जो लिखा गया है 153 एंड 70 एडिड एट 6, फिर परसेंट, फिर 9, फिर स्टार, फिर 18, इसको जब हम इक्वल टू करेंगे तो फिर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 63। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो यहाँ पे डी, फिर खाली जगह दिया गया है, फिर एफ, फिर डी, फिर ई, फिर 2 खाली जगह दिए गए हैं, फिर डी, फिर ट्रिपल ई और फिर खाली जगह दिया गया है। तो इसको हमें भरना है, किस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे जो एक क्रमवार ढंग से ये पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पे 34 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1। डी के बाद हम ई यूज करेंगे, फिर एफ, फिर डी के बाद ई यूज करेंगे, तो यहाँ पे डी के बाद डबल ई आएगा और फिर एफ आएगा यहाँ पे, फिर डी के बाद ट्रिपल ई हो जाएगा। तो एक क्रम से ये अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 25 किलोमीटर जाता है और फिर 90 डिग्री पर अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर जाता है। वह अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में है? तो इस तरीके का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो फ्रंट हमेशा नॉर्थ रहता है हमारा, ठीक है। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। तो यहाँ पे सत्य, फिर रेशियो झूठ और फिर प्रोपोर्शन दिया गया है और फिर उसी तरीके की चीज़ को यहाँ पे डालना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको बड़ा छोटा, सेकंड है गुलाबी रंग, फिर है बड़ा विशाल एंड फोर्थ ऑप्शन है वकील काला। तो यहाँ पे 36 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ पे अगर आप प्रश्न को सही से देखो तो यहाँ पे अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द का यूज किया गया है। ऑप्शन बी, सी एंड डी में कहीं भी विपरीतार्थक शब्द नहीं है, जबकि बड़ा का विपरीतार्थक शब्द छोटा होता है, उसी प्रकार सत्य का विपरीतार्थक शब्द झूठ होता है। तो यहाँ पे 36 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे 5:25 प्रोपोर्शन 6:1। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको 39, सेकंड 37, थर्ड 28 एंड फोर्थ ऑप्शन है 36। 37 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 36। 5 × 5 जब हम करेंगे तो 25 आएगा। ठीक उसी तरीके से यदि हम 6 × 6 करेंगे तो फिर 36 आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। FMR रेशियो, ELQ प्रोपोर्शन और फिर आपको भरना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है PEN रेशियो, QFO, सेकंड है JDN रेशियो, XCL, थर्ड है TGA रेशियो, SFZ एंड फोर्थ ऑप्शन है SMP रेशियो, UOR। 38 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। यहाँ पे F और E में -1 और फिर M और L के बीच में भी -1, R और Q के बीच में भी -1 है। यदि हम ठीक इसी प्रकार से T और S के बीच में करेंगे तो -1, G और F के बीच में करेंगे तो -1 और A और Z के बीच में करेंगे तो -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है ऊपर नीचे, सेकंड बड़ा छोटा, थर्ड दौड़ तीव्र एंड फोर्थ ऑप्शन है झूठ सत्य। 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी दौड़ और तीव्र। बात करें अगर ऑप्शन 1, 2 एंड फोर्थ की तो यहाँ पे विपरीतार्थक शब्दों का युग्म दिया गया है, जबकि ऑप्शन सी किसी भी तरीके से विपरीतार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ये जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है इन चारों से। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा।
तो यहाँ पे प्रश्न आकृति में कागज को किस तरीके से मोड़ा गया है वो देख लीजिए। पहले इसको इस टाइप से मोड़ दिया गया, फिर इधर से इधर फोल्ड कर दिया गया और फिर कुछ इस तरीके से इसको काट दिया गया। तो यहाँ पे आपको उत्तर आकृति दी गई है इसकी। तो यदि हम इस तरीके से कागज को काटेंगे तो हमारे पास जो कटआउट निकलेगा वो किस तरीके का होगा ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा 40 का हमारा ऑप्शन सी, कुछ इस तरीके का कटआउट निकल के आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, बेकिंग सोडा क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, सेकंड है सोडियम आइसोलेट, थर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड फोर्थ ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 42, एलिफेंटा की गुफाएं डैश में है। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ओडिशा, थर्ड राजस्थान एंड फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है भरतनाट्यम, सेकंड कुचिपुड़ी, थर्ड कथक एंड फोर्थ ऑप्शन है कथकली। 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, सेकंड है सकल राजस्व आय, थर्ड कुल सामान का राजस्व एंड फोर्थ ऑप्शन है कुल आय। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, सकल घरेलू उत्पाद। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन डैश भाग होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 125, सेकंड 25, थर्ड 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, 30% तथा 40% के दो क्रमागत छूट किस निबल यानी कि नेट छूट के बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन है 58, सेकंड 42, थर्ड 48 एंड फोर्थ ऑप्शन है 40। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 58। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, दो संख्याएं 4:7 अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 12 घटाया जाए तो नया अनुपात 14:29 हो जाता है। दोनों संख्याएं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 40 तथा 70, सेकंड है 20 तथा 35, थर्ड ऑप्शन है 120 तथा 210 एंड फोर्थ ऑप्शन है 60 तथा 105। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 40 तथा 70। क्वेश्चन नंबर 48, यदि a/3 = b/5 = c/15 हो तो a:b:c क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 48 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, 3:5:15। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, 30 संख्याओं का औसत 40 तथा अन्य 70 संख्याओं का औसत 60 है। सभी संख्याओं का औसत क्या है। पहला ऑप्शन है 54, दूसरा है 59, तीसरा है 61 एंड चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको 63। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 54। क्वेश्चन नंबर 50, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 70% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को आधी कीमत पर बेचे तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकंड है 12%, थर्ड 15% एंड फोर्थ ऑप्शन है 8%। करेक्ट आंसर होगा 50 का हमारा ऑप्शन सी, 15% हानि।